नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का। पीएम मोदी का नक्सलवाद पर दिमागी नक्सली कहने पर एक बयान ऐसा आया कि पूरी सियासत में घमासान मच गया। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल की बात कही और कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। सियासी घमासान इतना मच गया कि कांग्रेस सांसद और यूपीए सरकार के पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने नक्सलवाद को समस्या बताया था, सबसे बड़ी आंतरिक समस्या, वो अब कह रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सली हूं। पी चिदम्बरम ने यह पोस्ट किया, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। यूपीए की सरकार में छत्तीसगढ़ में एक साथ नक्सली हमले में कांग्रेस के 32 नेताओं को नक्सलियों ने निशाना बनाया था और उस समय देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम। लेकिन आज बड़े गर्व से वो कह रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। बात सिर्फ पी चिदम्बरम की नहीं, आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी सामने आए और कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो अपने अधिकारों के लिए बोले वो नक्सली है, तो मैं भी दिमागी नक्सली। जो व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए, अगर वो नक्सली है तो मैं भी दिमागी नक्सली हूं। तो क्या विपक्ष एक तरह से इस नक्सली बयान पर एकजुट हो रहा है? अरविंद केजरीवाल ने आखिर ये क्यों कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं? क्योंकि मैं समस्याओं को उठा रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री ने इसी तरह की कोई बात कही? क्या प्रधानमंत्री ने यह कहा कि देश की समस्याओं उठाने वाला दिमागी नक्सल? अब सीधी बात यह है कि क्या पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ आकर इस बयान पर घेरने की तैयारी कर रहा है? क्या यह एक राजनीतिक स्टंट है? प्रधानमंत्री ने देश विरोधी सोच को लाल किले से दिमागी नक्सल कहा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पीएम के बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो आर्टिकल 370 के सपोर्ट में है, जो वो दिमागी नक्सल है। जो संविधान के खिलाफ बयान दे वो दिमागी नक्सल है। अब इस पर महबूबा मुफ्ती सामने आ गई और वो भी कह रही है कि मैं आर्टिकल 370 का सपोर्ट करती हूं, मैं दिमागी नक्सल। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से महबूबा इसके समर्थन में बोलती रही है। अब गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती को जवाब देते हुए कह दिया कि इसी अर्बन नक्सल सोच की वजह से हमने इनकी सरकार के साथ अपना लेखा जोखा खत्म किया, हम इनसे अलग हो। ये गिरिराज सिंह का बयान आ गया। लेकिन सीधा सीधा सवाल ये है कि आखिर दिमागी नक्सल को लेकर ये युद्ध क्यों छिड़ गया है, ये द्वंद्व क्यों छिड़ गया है? असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने जांच की मांग करते हुए कहा कि जिस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की नक्सलियों ने हत्या की थी, उस समय गृह मंत्री पी चिदम्बरम की जांच होनी चाहिए कि क्या वो नक्सलवाद को सच में खत्म करना चाहते थे, और अगर चाहते थे तो उसके पूरी तरह से खात्मे के लिए उन्होंने क्या किया। आज बीजेपी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 24 घंटे के अंदर खुद ब खुद लोग आकर अपने आप को दिमागी नक्सली क्यों बताने लगे। प्रधानमंत्री ने तो किसी का नाम नहीं लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सियासी लड़ाई दिमागी नक्सल बनाम हाँ मैं हूं दिमागी नक्सली हो गई? इसका अंत कब होगा? आज इसी पर डिबेट कर रहे हैं। अपने मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। भारत माता की। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। तारीफ करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम प्रधानमंत्री जी पूरा छाती ठोक के बोल रहे हैं कि बंदूक वाला नक्सल तो खत्म हो गया और दिमागी नक्सल को भी ठीक करना है। अगर प्रधानमंत्री जी जरा सी नजरें झुका के देख लें तो अपने इर्द गिर्द अपने चारों तरफ वही मिलेंगे जो संविधान को नहीं मानते, वही मिलेंगे जो देश के अंदर नफरत बांटते हैं, वही मिलेंगे जो धर्म देख करके लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वही मिलेंगे जो दूसरों के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का काम करते हैं। पी चिदम्बरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी त्वरित प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि इसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है। चिदम्बरम साहब का लगातार आप कह रहे थे, आज तो उन्होंने कहा कि मैं दिमागी नक्सल वो हैं, और एक वो आदमी है जिसमें दिमाग ही नहीं, इसलिए वो नक्सल नहीं है, और राहुल गांधी। मुक्ति मंगेगा जो भी हैं
हम लोगों ने भी इनको सरकार में साथ रखा, फिर सरकार को छोड़ देना ज्यादा बेहतर हुआ, क्योंकि इनका दिमाग वही अर्बन नक्सल वाला था। या इनसे सवाल पूछे, ये अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। कौन लोग हैं जो जंतर मंतर के छात्रों को गठक छाप बता रहे थे? कौन लोग हैं जो उन छात्रों को पंचर जोड़ने वाला, ताला बनाने वाला बता रहे थे? कौन लोग हैं जो हमारी सूफिया कुरैशी बहादुर सैनिक को, कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन बता रहे थे? ये कैसी सोच है? शायद इसी सोच को दिमागी नक्सल कहते होंगे। दिमागी नक्सली जंगलों में, बिहारों में नहीं रहते, ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ता। सफेद पोश लोग हैं जो छुप करके और देश में अराजकता फैला रहे हैं, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको खाद पानी दे रहे हैं। जितने भी नक्सली आतंकी थे उनमें से एक को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं मारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एग्जीक्यूशन में जितने भी नक्सली टॉप कमांडर्स हैं वो सबको निस्तानबूद किया गया। सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल, देश में एनआरकी लाने वाला, वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। आज सवाल इंडिया का ये कि दिमागी नक्सल बहाना आखिर कौन निशाना पर है? विपक्ष में दिमागी नक्सल बनने की होड़ क्यों है? सुरक्षा का सवाल या राजनीति की ढाल? सच क्या है? दिमागी नक्सलवाद देश सुरक्षा पर क्या नया वार है? और वार पलटवार राष्ट्रहित या राजनीतिक स्टंट? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं परिचय करा देती हूं आपसे। मेरे साथ विजय शर्मा जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, माफ कीजिएगा। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम जी जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। विवेक श्रीवास्तव जी को आप देख सकते हैं, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले एक बार ये पूछना चाह रही हूँ, विजय जी आप ही से पूछ लेती हूँ कि ये बार बार अब एक एक करके सारे नेता उठकर क्यों कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं? पहले चिदम्बरम जी से ये शुरुआत हुई, उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल आ गए, कह रहे हैं हाँ मैं भी दिमागी नक्सल हूँ। आज महबूबा मुफ्ती आ गई, वो कह रही मैं भी दिमागी नक्सल हूँ। क्या लग रहा है आपको? सुचरिता जी, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, ना किसी को इंगित किया गया था। खुद पे खुद चोर की दाढ़ी में तिनका खुद खड़े हो गए। और इसमें तो अगर आप देखेंगे, ये गृह मंत्री जी थे उस टाइम, पी चिदम्बरम जी, इन्होंने तो खुद कहा था कि अफजल गुरु को गलत फांसी हुई है। देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, तो इनकी सोच तो नजर आती है। और अरविंद केजरीवाल का इतिहास आपको पता होगी कि 26 जनवरी को हम यहाँ कितने अच्छे धूमधाम से मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस, और 25 जनवरी को उन्होंने कहा मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, मैं 26 जनवरी नहीं मनाने दूंगा देश के अंदर। तो ये ऐसे लोग हैं, ये इनकी सोच है, तो वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। नहीं तो हमने किसी ना दल का नाम लिया, ना पार्टी का नाम लिया, ना किसी धर्म का नाम लिया, ना किसी जाति का नाम लिया, ना किसी व्यक्ति का नाम लिया, ना किसी इस तरह की संस्था का नाम लिया, तो खुद पे खुद आ गए। ये चोर की दाढ़ी में तिनका, तो साफ नजर आ रहा है कि इनकी किस तरह की सोच रही है। तो ये तो सुचरिता जी इनको जवाब देना चाहिए, भाई आप ऐसी अलगाववादी सोच के साथ क्यों? सोनिया गांधी जी कहती है मैं रात भर रोई आतंकवादियों के लिए, और इतने बड़े नेता सलमान खुर्शीद खुद कहते हैं, ये किसी इधर का नहीं है कहीं भी कोई छोटा मोटा नेता बोल रहा हो, सलमान खुर्शीद जी ने बोला। तो इंडी गठबंधन वाले काफी लोग इस तरह के रहे हैं जो सिंपैथी रखते हैं आतंकवादियों के साथ। नहीं तो फिर विजय जी अगर वो ये मान के चल रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के लिए कहा, तो क्या गलत कहा? आपने तो खुद ही बता दिया। अगर वो ये कह रहे हैं कि तो विपक्ष के नेताओं के लिए कह दिया, तो क्या गलत कह रहे हैं?
अच्छा सुशीलता जी, आप मुझे बताइए, कि आपने तो नहीं समझा अपने लिए, ना मैंने समझा अपने लिए, ना किसी देश के और किसी नौजवान ने समझा अपने लिए। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात की? उन्होंने नौजवानों को आगाह किया, क्योंकि वो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, वो लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, देश के भविष्य की बातें कर रहे थे। देखिए आपने जो अभी सवाल पूछा ना विजय जी, मैं उसी सवाल को सबसे पूछ लेती हूँ। चलिए लेट दिस बी एन ओपन फोरम। एक बार मैं सबसे पूछ लेती हूँ, दिमागी नक्सल क्या विवेक जी आप दिमागी नक्सल हैं? क्या अभिषेक जी दिमागी नक्सल हैं? मैं आपसे पहले पूछ लेती हूँ, क्या आप अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं दिमागी नक्सल हूँ। तो मैं उनके अभिषेक जी के पास जाऊँ, उससे पहले आप बताइए, आप हैं दिमागी नक्सल? देखिए, राजनीति में हम लोग हैं, हम समझते हैं प्राइम मिनिस्टर किस ओर इशारा कर रहे हैं। हम सेपरेटिस्ट नहीं हैं, हम देश के पेट्रियट्स हैं, लेकिन प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। और प्रश्न पूछने वाले से मेरे प्राइम मिनिस्टर को डर लगता है तो कहते हैं साहब दिमाग। आर यू अ फेस रीडर? आर यू अ माइंड रीडर? नहीं, उन्होंने तो किसी के लिए कहा नहीं ना विवेक जी, उन्होंने किसी का नाम लिया। आपने अपने आप को उस खाके में फिट कर दिया कि हाँ हमें कहा जी हम हैं दिमागी नक्सल। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 12 साल से मीडिया के ऊपर हर इंटरैक्शन के अंदर हमको चाइनीज एजेंट कहा जाता है, मिसेस सोनिया गांधी को कहा जाता है, राहुल गांधी को कहा जाता है, सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, ये देश तोड़ देंगे, हिंदुत्व के लिए खतरा है, ये तो गद्दार थे, 370 का मतलब ये कश्मीर को चाहते नहीं थे। ये नैरेटिव 12 साल से कौन बना रहा है? सर ये नैरेटिव नहीं है, आप भी तो सर देखिए, ये तो बयान वर्सेस बयान है, लोगों को समझना है। आप अपने आप को चाइनीज एजेंट कहते हैं, आपके तो नाम देखिए सर, आप ये जानते विवेक जी आप ये जो कह रहे हैं कि मुझे चाइनीज एजेंट कहा गया, तो जब आप बढ़ चढ़कर चीन की बातें करेंगे, भारत में आपको दिक्कतें नजर आएंगी, चीन में सब कुछ ठीक नजर आएगा, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे ना भाई। एक लेफ्ट आपने आपकी जो सोच है आपकी नहीं तो सर वहां से भी बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री के लिए भी कही जाती है ना। नहीं, ये तो दोनों तरफ से होता है। पार्टी को चलो हम तो कम्युनिस्ट हैं, आप तो 12 साल से कांग्रेस जैसी सेंट्रल पार्टी को जो फार लेफ्ट या लेफ्ट भी नहीं है, आप लोग कहते हैं, आपका मतलब जनरल मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉट यू इन पर्टिकुलर, आप कहते हैं साहब ये सीक्रेट मीटिंग्स करते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लेकर के देश तोड़ता है। अरे साहब ये तो विदेशों में जाकर के हमारा देश अच्छा मेरा सवाल का जवाब दीजिए, आप हैं दिमागी नक्सल? ऑफ कोर्स, केजरीवाल, मैं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष दिमागी नक्सल है। हम सेपरेटिस्ट नहीं है, हम अपने देश से प्यार करते हैं। और आप इसको लेकर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं विवेक जी, ये कहते हुए आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। काउंटर करना है प्राइम मिनिस्टर ने, नहीं प्राइम मिनिस्टर को काउंटर करना है तो आप बोलिए मैं दिमागी नक्सल हूँ, और बहुत गर्व के साथ बोलिए कि मैं दिमागी नक्सल हूँ। सोशल मीडिया पे हर बच्चा कह रहा है। सर सोचिए, अरे सर ये तो आपने बोल दिया कि हर बच्चा कह रहा है, हर बच्चा अपने आप को नक्सली बता रहा है। सोशल मीडिया सर मैं एक चीज बड़ा क्लियरली कह दूं, एक चीज बहुत क्लियरली कह दूं कि अगर आप अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं सर, तो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा आपको, आपने अपने आप को खुद नक्सली मानकर ये बात कह दी कि मैं हूं नक्सली। ये आपकी सोच है सर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात पर सोचना चाहिए कि क्यों आज आप अपने आप को दिमागी नक्सल कहने के लिए मजबूर हैं। आप सुनिए, ये पूर्व डीजीपी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, सीखता हूँ जब ये पैनल में आते हैं। It's always an honor to be on a panel where we have the former DGP sitting with us. Sir, P. Chidambaram जब होम मिनिस्टर थे, he was a man with an iron hand, हार्डलाइनर थे, कह रहे थे खत्म करो इन नक्सलियों को। और कांग्रेस के बीच में एक ऐसा धड़ा था, और हम लेफ्ट वाले भी थे, हम कहते थे नहीं साहब आप क्या कर रहे हैं, ये इतना हार्ड एक्शन ले रहे हैं, यू मस्ट टॉक टू देम, यू मस्ट गेट देम इनटू द मेन स्ट्रीम। उस तरह का हार्डलाइनिंग होम मिनिस्टर जिसने इतने हमले कराए नक्सलियों पे, उसको हेमंत बिस्वा शर्मा अगर आज खड़े होकर के कहते हैं कि ये दिमागी नक्सल नहीं, ये तो असली में नक्सल है, इज इट नॉट अनफॉर्चुनेट? ये जो पॉलिटिकल बिकरिंग चल रही है, आर वी ट्राइंग टू नहीं तो हेमंत बिस्वा शर्मा खड़े होकर ये बात क्यों कह रहे हैं विवेक जी, ये भी बताइए ना। हेमंत बिस्वा शर्मा उस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं जो खुद पी चिदम्बरम ने कही, जब वो कहते हैं मैं हूं दिमागी नक्सली। उन्होंने पहले शुरुआत की, उन्होंने अपने आप को उस खाके में डाला, उस ढांचे में डाला कि मैं दिमागी नक्सली हूं। क्या उनको किसी ने उस कटघरे में खड़ा किया था? नहीं खड़ा किया, वो खुद खड़े हो गए आकर। मेरा सवाल ये है, अब एक मिनट रुक जाइए, मुझे अभिषेक जी के पास, अनुपम जी से बात करूंगी ना, मैं पी चिदम्बरम जी के बारे में बात करनी है तो मैं उनसे बात करूंगी पहले।
मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, ये जो बात बार बार कही जा रही है दिमागी नक्सल कह दिया, क्या प्रधानमंत्री ने किसी को नहीं कहा, लेकिन ये क्यों कुछ लोग अपने आप को एक दिमागी नक्सली की श्रेणी में खुद डाल रहे हैं? क्या कुछ ऐसी सोच रही कि दिमागी नक्सल के बारे में वो अपने आप को उस खाके में फिट पा रहे हैं? कौन है दिमागी नक्सल सर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सुचरिता जी नमस्कार। हमारे विद्वान पैनलिस्ट को और राजनीतिक मित्रों की विद्वता को हल्के में मत लीजिए। ये बड़े पारंगत और विद्वान लोग हैं और बातों बातों में आपको ऐसा घुमा देंगे कि आप असली मुद्दे से भटक जाइएगा। श्री विवेक श्रीवास्तव जी ने बड़ा सार्वजनिक प्रश्न किया है। मैं प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही देना चाहूंगा। इन मेरे प्रश्नों का जो उत्तर हाँ में दे वो 100% नक्सल है। कौन लोग इससे सहमत है? कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, कितने हिडिंबा मारोगे हर घर में हिडिंबा निकलेगा। इससे जो सहमत हैं वो अपने मुझे न बताएं, अपने दिल में समझ ले कि वो 200% नक्सली हैं, अर्बन भी और जंगल वॉर के लिए तैयार। और जो कहते नहीं हम इसका घोर विरोध करते हैं वो केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं। इतने विद्वान लोगों से मेरी हैसियत नहीं कि मैं कुछ सवाल करूं। मैंने एक प्रश्न जाहिर कर दिया है, इसका उत्तर अंतर मंथन करके आप दें। और मैं समझता हूं जो इस सवाल के साथ हाँ में खड़े हैं उनका वास्ता फिर बहुत जल्दी पड़ेगा आईबी से और पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी से। तो सुचेता जी, हम ये देखना चाहेंगे कि किन लोगों ने, अनुच्छेद 370 है, पार्लियामेंट से पारित कानून है वो, और अगर पार्लियामेंट ने, पूरे संसद ने और पूरे देश ने इसको किया है, आपका मतभेद अगर है तो मतभेद अपने पास रखिए। और आज कुछ 100 लोगों ने, और भी 2 हमारे जो और सूरमा हैं, सरजिल इमाम और उमर खालिद, कि उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। वाकई उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उनके साथ होना ये चाहिए था कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि जहां पर ये चिकन नेक से भारत को अलग कर देना चाहिए, जो 2020 के दंगों में 2019 के दंगों में हमारे महिला पुलिसकर्मियों पे आक्रमण करें, उनको किस प्रकार की उदारता, उनके साथ आप क्यों खड़े हैं? 25,000 हमारे कैदी ऐसे जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनके बारे में एक शब्द नहीं, क्योंकि उसमें लाभ नहीं। हमारे राजनीतिक मित्र जहां बात करते हैं बिना लाभ के कोई बात नहीं करते हैं, अनावश्यक अपने ऊर्जा का ह्रास नहीं करेंगे। समय और संसाधन उन्हीं के लिए जहां हमें भी तो कुछ मिले। अगर हमें कुछ मिलेगा नहीं, इन 60,000 आदमियों औरतों के लिए, अर्धविकसित लोगों के लिए हम क्यों बात करें? शर्जिल इमाम के बारे में बात करना है क्योंकि हो सकता है वो हमें ममदानी से मिला दे, हमें उमर खालिद से बात करना है क्योंकि हो सकता है कि हमें ममदानी से मिला दे। यहां जहां कुछ मिलना नहीं उनके बारे में समय क्यों हम बर्बाद करें? अब विवेक जी मुझसे बड़ा मतभेद करने लगता है, मेरे बारे में ओपिनियन अब रिवाइज कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन सुचेता जी मैं ये चाहूंगा नहीं बिल्कुल नहीं, वो नहीं होगा सर। हम आपको अपने से बड़ा मानते हैं, वी लर्न फ्रॉम यू एंड दैट विल ऑलवेज बी देयर। नहीं, मैं एक बार सर मेरा क्वेश्चन विवेक जी, आई नो यू आर ऑलवेज फुल ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन मुझे पहले अनुपम जी, हर्षवर्धन जी के पास जाना है, मैं वापस आती हूँ आपके पास, अभिषेक जी के पास जाना है। मुझे ये बताइए अभिषेक जी, आज आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि मैं भी नक्सली हूँ, मैं भी दिमागी नक्सली हूँ? अच्छा, आप भी हैं सुचरिता जी? चलिए, अब आपके नेता हैं तो आप भी हैं, आप अलग थोड़ी बात कह सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। आप मुझे बोलने दीजिएगा। सुचरिता जी, मैं अभिषेक तिवारी डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। क्यों? क्योंकि मैं सरकार से सवाल पूछता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसानों की आवाज बुलंद करता हूं। क्यों? क्योंकि हम जेएनजीओ की आवाज को उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जेएनजी का अधिकार था उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके उनकी आवाज को बुलंद करने का कार्य किए। क्यों? क्योंकि हम महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि एजुकेशन को जो आप लोगों ने बर्बाद किया वो कैसे ठीक होगा। हम क्यों? क्योंकि हम सरकारी अस्पताल की आवाज उठाते हैं, आम जनमानस की आवाज उठाते हैं, इसलिए हम लोग दिमागी नक्सल हैं। आज देश के अंदर 2 ग्रुप है। एक दिमागी नक्सल लोग हैं जो सरकार के अहंकार को खत्म कर दिए, जो सरकार की तानाशाही को खत्म कर दिए, जो तानाशाह को झुका दिए। दूसरी तरफ महामानव लोग हैं, नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं, 56 इंच का छोटा बंदर वाले लोग हैं, तड़ीपार लोग हैं और दिमागी पैदल लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका के सामने घुटने टेक देते हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रंप के सामने घुटने टेक देते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के यहाँ जाकर के बिना बुलाए बिरयानी खाने का कार्य करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लोगों को। तो अभिषेक जी, ये कहिए ना, आपको सीधे सीधे प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमला बोलना है तो आप दिमागी नक्सल बन गए। अभिषेक जी, प्राचीर पे कुछ में जवाब दे दूंगा। अभिषेक जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ, आप लोगों ने नक्सलवाद और नक्सली की जो परिभाषा है उसे मजाक बना दिया है।
जब आप कह रहे हैं कि मैं भी नक्सली हूं? आप लोग इसे ऐसे मूवमेंट की तरह दिखाना चाह रहे हैं जैसे नक्सली होना कोई बड़ी गर्व की बात है। कौन होता है नक्सली सर? जिन लोगों ने अपनों को खो दिया ना सर, उनसे पूछ लीजिए कि नक्सलवाद की समस्या कितनी भीषण रही, कितने हमने मासूमों को खोया नक्सलवाद के चलते। और आप लोग इसे मजाक बनाकर कह रहे हैं हम भी नक्सली हैं। आपको बड़े गर्व के साथ ये बता रहे हैं सर। नक्सलवाद की समस्या से जोड़कर ही उन्होंने जो दिमागी नक्सली की बात कही, आप प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमला बोलिए, लेकिन मैं भी नक्सल ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे बहुत गर्व की बात कर दी आपने। इतने मासूमों को हमने खो दिया। जिस तरह नक्सलवाद की समस्या ने उतने लोग मारे गए जितने आतंकवाद में नहीं मारे गए, और आप लोग बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमें नक्सली हैं हम। अब हर्षवर्धन जी, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी। महबूबा मुफ्ती कह रही, क्योंकि वो कह रही मैं तो 370 को सपोर्ट करता हूं, पर अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं भाई? देखिए सुचेता जी, वैसे तो आपने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब राजनीतिक हितों के लिए देश के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। नक्सली दरअसल, चूंकि आपने पूरा लिख दिया होता तो शायद थोड़ा और ठीक रहता। नक्सली मतलब वामपंथी, माओवादी, आतंकवादी। जब आप ऐसे लिखेंगे टीवी पर तब लोगों को समझ में आएगा कि नक्सली मतलब क्या। नक्सली मतलब वामपंथी, माओवादी, आतंकवादी, जिन्होंने पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाना तय किया था, जो देश के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोगों की हत्या करते हैं, जल जंगल जमीन बचाने के नाम पर जल जंगल जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग दिमागी नक्सल हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो अंधभक्त हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए? नक्सल पढ़े लिखे नहीं थे। नक्सलियों ने 500 से अधिक विद्यालयों को बारूद लगाकर उड़ा दिया। नक्सलियों ने 300 से अधिक अस्पतालों को बारूद लगाकर उड़ा दिया। नक्सलियों ने हजारों आदिवासी समाज के लोगों के हाथ पैर उड़ा दिए, जीवन समाप्त कर दिया, बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए, उनको गुलाम की तरह रखा, सिर्फ अपने सेक्स टॉय की तरह, सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह महिलाओं का उपयोग किया। वहां पर मंदिर नहीं बचे, वहां पर मोबाइल टावर नहीं बचे, वहां पर सड़कें नहीं बची, पूरा का पूरा इलाका बर्बाद कर दिया। उन आतंकवादियों के लिए लोग खड़े, और उन्हीं आतंकवादियों का समर्थन करने कुछ लोग शहरों में बैठे थे, कुछ लोग विश्वविद्यालयों में बैठे थे, कुछ लोग पत्रकारिता संस्थानों में बैठे थे, जिनको अर्बन नक्सल कहा जाता था। यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह ऐलान किया, और यह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। नक्सलवाद को समाप्त जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्य तय करके किया, वो जरा उन लोगों से पूछिए, उनके गांव में जाइए, उनके घरों में जाइए, जिनके विद्यालय शुरू हो गए, जिनके लिए जीवन शुरू हो गया, जिनके गांव तक मुख्यधारा पहुंच गई, जहां सड़कें पहुंच गई, जहां मोबाइल टावर काम करने लगा, वो टीवी के जरिए दुनिया से जुड़ गए। वहां जाकर पूछिए। और ये जो दिमागी नक्सली आतंकवादी हैं, इनका भी समूल नाश करने की जरूरत है। या तो ये मुख्यधारा में आएंगे, नहीं तो इनका भी समूल नाश होना चाहिए। ये दिमाग में अगर आतंकवाद किसी के पल रहा है तो ठीक उसी तरह से है। आखिरी पंक्ति कह दूं, जैसे आतंकवादी आते हैं कश्मीर और देश में आतंकवाद करके जाते हैं, तो जो दिमागी आतंकवादी है ना, वो शाहबाज शरीफ है, वो आसिम मुनीर है, वैसे ये दिमागी नक्सली आतंकवादी हैं। ऐसे बताइए तो देश को अच्छे समझ में आए। मुझे लगता है हर्षवर्धन जी, जो बात आपने कही उस पर यहाँ इस पैनल में कितने लोग सहमत होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत आपने स्पष्टता से बात रखी है, बहुत स्पष्टता से बात रखी है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात रखी है। इसलिए मैं अनुपम जी के पास जा रही हूँ। विवेक जी, यू विल नॉट एग्री विद हिम, आई नो, तो मैं अभी आ रही हूँ आपके। पहले मैं अनुपम जी के पास चली जाऊँ, क्योंकि बहुत जरूरी है अनुपम जी इस बात को, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही या फिर जो बात डीजीपी सर ने कही, विजय जी ने कही। आपकी पार्टी, अब आज बीजेपी ने सीधे कहा कि सबसे बड़ी आंतरिक समस्या नक्सलवाद है। ये तो खुद पी चिदम्बरम कहते थे। और कैसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहा था ये देश, इतने साल हमने देखा, लेकिन आज वही पी चिदम्बरम पलटकर कहेंगे हाँ मैं हूं दिमागी नक्सली। क्या मतलब है इसका? सुचारिता जी, मुझे सबसे पहले तो शाबाशी और बधाई देना चाहिए आपको कि आपको जो स्पष्टता बीजेपी और बीजेपी के लाइन में तुरंत दिख जाती है, वो आमतौर पे मैं कोशिश करूंगा कि मेरी लाइन में भी दिखे, प्रयास करूंगा सर, प्लीज ट्राई, बिल्कुल वो कोशिश करिए जी।
देखिए 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो उनको अवसर मिला देश की सेवा करने का, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का, उन 12 वर्षों में अगर उन्होंने कोई काम बखूबी किया है तो वो अलग अलग नए नए जुमलों के जरिए देश में फिजूल की डिबेट क्रिएट करने की कोशिश की, जिसको कभी तथ्यों के आधार पे, तर्कों के आधार पे साबित नहीं कर पाए, लेकिन जुमला फेंकना है और फिर मीडिया के बड़े वर्ग के जरिए उस जुमले पे फिजूल का डिबेट करना है और उस फिजूल के डिबेट में पूरे देश को उलझा के रखना है और अपनी हर तरह की असफलता, हर तरह के नकारेपन पे, चाहे वो शिक्षा नीति की असफलता हो, रोजगार नीति की हो या विदेश नीति की हो, हर तरह की विफलताओं पे पर्दा डालने का काम इस तरह के फर्जी डिबेट के जरिए किया जाता है। कभी अर्बन नक्सल, जिसको वो कभी परिभाषित नहीं कर पाए और सदन में कह दिया कि नहीं, पता ही नहीं क्या होता है। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसको कभी परिभाषित नहीं कर पाए और कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। कभी आंदोलन जीवी, कभी खान मार्केट गैंग, कभी अब एक नया टर्म लेके आ गए। ये जो नया टर्म है, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। जी जी जी। जब से भाजपा और भाजपा के नेतृत्व को यह समझ में आया है कि देश का युवा वर्ग और जेन जी बहुत गुस्से में है, आक्रोश में, उस दिन से एक डेडिकेटेड प्रयास शुरू हुआ है कि जेनजी टर्म को पहले डिलेजिटिमाइज और बदनाम किया जाए कुछ भी करके। लोगों को जेनजी सुन के ही लगे कि ये कुछ गड़बड़ और गलत कुछ होने वाला है। वो प्रयास पहले हुआ और मुझे याद है कि ऐसे भी डिबेट्स में मैं रह चुका हूं जिसमें जेनजी के साथ ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था जैसे कि जेनजी है ही कुछ अराजकता फैलाने वाला वर्ग, उसी का नामकरण जेनजी है। अब जब उनको समझ में आ गया है कि जेनजी टर्म के साथ वो काम वो नहीं कर सकते, इतना बड़ा आंदोलन देखने के बाद, अपने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद और एक ऐसे इस्तीफे के बाद उस सरकार में जिसको गर्व होता था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, भाई हमारे देश में मंत्रियों का इस्तीफा हमेशा नैतिकता के आधार पे होता था। चलिए अनुपम जी, ये डिबेट्स मैंने बहुत दिन कर लिए। आज तो मेरा सीधा सवाल है कि चिदम्बरम जी क्यों बन गए दिमागी नक्सल? आप पूरी कहानी बताने लग गए सर, इतना समय थोड़ी है। क्यों नहीं बताऊंगा, उसी विषय पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप, अरे भाई ये इस पर मैंने कई डिबेट्स कर ली सर, जेनजी पर। मुझे बोलने का अवसर दिया और मुझे आप 3 मिनट बोलने नहीं दे रही है। अरे क्यों नहीं बोलने दिया सर? इतनी देर से आप बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि दिमागी नक्सल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर। क्यों नहीं सुनेंगे आप और क्यों नहीं सुनने देंगे लोगों को? नहीं, सुनने देंगे की बात नहीं है, क्योंकि सबके पास अपना नियमित समय है ना सर, इसीलिए बोल रही हूँ। जो सवाल है उस पर बोलिए ना आप। जेनजी पर तो कई डिबेट्स हो गई। 3 मिनट सुनेंगे ना? हाँ। कि सिर्फ आपके कानों को जो मधुर लगे सिर्फ वही सुनेंगे? नहीं नहीं सर, मेरे कानों को तो सारे मेहमानों की आवाज मधुर लगती है, क्योंकि सब मेरे माननीय मेहमान है। आपकी भी आवाज बहुत मधुर लग रही सर। अब आगे बताइए ना प्लीज। जी जी जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अब जब ये आंदोलन हुआ और उनको समझ में आ गया कि जेनजी टर्म के खिलाफ उस तरह का हम प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते हैं, ठीक है, और विवश हो गए मंत्री के इस्तीफे के लिए, तो अब सवाल पूछने वाले लोग, असंतुष्ट लोग, आंदोलन खड़ा करने वाले लोग, उनके लिए एक नया टर्म देना है जिसके बहाने एक नया डिबेट, जिस डिबेट को आप कर रही हैं, जिसमें हम सब शामिल हैं प्लेयर्स की तरह और फिजूल में लगे हुए हैं, जिसको बीजेपी के भी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो ये नहीं बताया कि किसको बोला, प्रधानमंत्री जी ने तो ये नहीं अनुपम जी फिजूल में नहीं लगे हैं, फिजूल में नहीं लगे हैं सर। इस डिबेट को जन्म देने वाले आप ही के नेता हैं। आपको अगर लग रहा है डिबेट फिजूल की है तो क्यों जा रहे हैं आपके नेताओं को नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए फिजूल की डिबेट में। चुभने लग जाती है मेरी बात में प्रधानमंत्री। नहीं मैं आपसे बात पूछ रही हूँ ना, आप सीधे सीधे कह रहे हैं फिजूल की डिबेट। अरे तो भाई आप पार्टिसिपेट करने आए हैं, उसमें आपको टॉपिक बताया गया था। आप, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको इसमें फिजूल क्या लग रहा है। आपके नेता से शुरुआत हुई है इस डिबेट की। आपके नेता ने कहा मैं दिमागी नक्सली हूँ, उन्होंने इस डिबेट को पूरा चारा पानी दे दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं फिजूल की डिबेट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों बोल रहे हैं वो। मेरा सीधा सवाल था, अभी तक आप उस पर नहीं आए। समझा सकते हैं एक बात सुचारिता जी, मुझे बताइए ना, आपके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि कौन है दिमागी नक्सल। लोग खुद कहने लगे कि मैं हूं कहने लग गए। तो प्रधानमंत्री को खुद नहीं पता कौन है दिमागी नक्सल, लिखित तौर पे दे सकते हैं सदन में कि दिमागी नक्सल कौन है। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को, आप ये लिख के सदन में दे सकते हैं कि दिमागी नक्सल इस वर्ग के लोगों। चलिए भाई जवाब दीजिए विजय जी। वो कह रहे हैं आप लोग परिभाषा दे पाएंगे, लिख के बता पाएंगे, अर्बन नक्सल तो बता नहीं पाए आप, अब आप ये बता पाएंगे दिमागी नक्सल कौन है, वो ये कह रहे हैं। विजय जी जवाब दीजिए।
सुचरिता जी देखिए, ये क्या कंट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं, ये इन्हें पूरा देश और आपके दर्शक देख रहे हैं सामने। आप मुझे बताइए, आपके पास भी, आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिए, शरजील इमाम उसने क्या बोला था कि हम पूर्वोत्तर के राज्यों को काट देंगे, तो किसको बोलेंगे? ऐसे लोगों को नहीं बोलेंगे क्या, जो उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जो उनका केस लड़ते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उमर खालिद के लिए हम क्या बोलेंगे, जो कहता है कश्मीर के ऊपर भारत का नाजायज कब्जा है? ऐसे उसके लिए वो क्या बोलता था अफजल गुरु के लिए कि गलत फांसी दी गई है? ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? अनुपम जी जवाब दे दें। तो अनुपम जी जरा आप पढ़ के आइए, समझ के आइए, आप क्या बोल रहे हैं। तो ये तो आप मुझे बताइए, जेएनयू के अंदर अगर हमारे जवान शहीद होते हैं वहां 70 से ज्यादा, और जेएनयू के अंदर मिठाइयां बांटी जाती हैं, वहां इस तरह से नंगा नाच नाचा जाता है, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे भाई? बताना आप मुझे। तो ये ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको आप सहायता देते हो, उनके साथ आप खड़े रहते हो, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अपने व्यूअर्स के लिए बहुत क्लैरिटी से पहले चाह रही हूँ, डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, विजय जी आ रही हूँ, विवेक जी, आप, अभिषेक जी, ये सब आप सुनिएगा। डीजीपी सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम जब इस डिस्कोर्स में, इस डिबेट में बैठ रहे हैं, तो हम दिमागी नक्सली, नक्सलवाद, नक्सली, इन शब्दों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत हल्केपन में ले रहे हैं। जब हम नक्सली कहते हैं और नक्सलवाद की समस्या की बात करते हैं, तो वो समस्या क्या थी डीजीपी सर, ये देश को बताइए। क्योंकि आज हम कहते हैं हम नक्सलवाद मुक्त हैं, तो हम उस पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उस नक्सलवाद की समस्या से हमने कितना कुछ खोया है, तब शायद हम ये बात समझ पाए कि दिमागी नक्सली ये इतने हल्के में या मजाक में लेने की बात नहीं है। सुचरिता जी, 2008 में मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश था, जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई। तत्कालीन डायरेक्टर आईबी अजीत डोवल साहब ने श्री मनमोहन सिंह जी के सामने यह कहा कि भारत का 40% भूभाग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलिज्म से आच्छादित है और हजारों लोगों की पैरामिलिट्री फोर्सेस, निरीह जनता के व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है, थाने के थाने उड़ा दिए गए। चंद्रा बाबू नायडू जी जा रहे थे, उनकी गाड़ी बिल्कुल उड़ा दी गई, संयोग से वो बच गए। अब नक्सलियों के दो मैं मोडस ऑपरेंडी बताता हूँ। एक तो उनका यह था कि तुम्हें हम 6 इंच छोटा कर देंगे, गनासे से, सर से, गर्दन से काट देंगे, तुम 6 इंच छोटे हो जाओगे और तुम्हारे ही खून से हम पोस्टर रख देंगे, जो भी पुलिस को सूचना देगा उसका यही हर्ष होगा। नक्सलियों का 25,000 करोड़ का सालाना का उगाही का था, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल था। अब हम आ जाते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, वो सहमत होंगे, माओ से तुंग विचार धारा से लैस ये जो थे नक्सल, पहला सूत्र माओ से तुंग का, रेवोल्यूशन बिगिंस फ्रॉम द बैटल ऑफ गन, बंदूक की नाल से क्रांति की शुरुआत होती है। और दूसरे एक कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने ये कहा कि आप बहुत भावुक ना हो कि अगर कुछ लीटर निर्दोष मानव रक्त अगर बह जाए, क्योंकि क्रांति की एक छोटी सी एक ये कीमत होती है। तो क्रांति जो इतनी रक्त रंजित हो, बंदूक के नाल से शुरू हो रही है। आप जरा सोच समझ के कहें कि आप नक्सल हैं या दिमागी नक्सल हैं, क्योंकि फिर आप उसी रक्त रंजित तथाकथित क्रांति के, जिसको मैं पूरा अपराध समझता हूं, आप अपने आप को उसका भागीदार बना रहे हैं। और विवेक जी, ये किसने बोला, विवेक जी ये किसने कहा कि अगर आप सरकार से सवाल पूछने वाली श्रेणी में हैं तो आप दिमागी नक्सली हो गए? नहीं, देखिए 12 साल से तो यही हो रहा है। हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो हम एंटी नेशनल करार दे दिए जाते हैं। कांग्रेस जैसी द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ दिस कंट्री, उसको भी आप लोगों ने एंटी नेशनल बना दिया। वहां के उसके नेताओं को भी चाइनीज एजेंट कहा गया, बोला गया साहब ये तो देश ही तोड़ देंगे, पता नहीं कौन सा देश तोड़ेंगे, अब तक तो चला ही रहे थे देश और अच्छा चला रहे थे। सो आई मीन दिस हैज कम टू अस फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 12 ईयर। अब यहाँ पे डीजीपी सर है, डीजीपी सर मेरा दूसरा सवाल आप सुन लीजिए जरा, मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ 10 सेकंड में। पंजाब के अंदर प्रॉब्लम आई थी, डीजीपी साहब केपीएस गिल थे, ही एक्टेड, बहुत सारे लोगों को हम मेन स्ट्रीम में लेकर के आए, नौकरियां दी, केसेस ड्रॉप करे, एरेंट पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ केसेस करे गए, उल्फा हमने टैकल किया, तमिल एलम जो कि तमिलनाडु का पार्ट तोड़ करके नया एक देश बनाना चाहते थे, हमने टैकल किया, नागा लिबरेशन फ्रंट, मिजो, मणिपुर। मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे सकता हूं। एक बड़े देश में जहां विविधताएं हैं, ये समस्याएं होती हैं, सरकार उनको टैकल करती है, मेन स्ट्रीम में लोगों को लाती है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस अपराइजिंग्स, व्हाई दिस सेपरेटिज्म कम्स इन विच स्टेट, इसके लिए डील करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल स्टडी चाहिए। नक्सलिज्म बुरा है, हथियार उठाना गलत है, मेरे आर्म फोर्सेस के लोगों को मारना गलत है, लेकिन वी मस्ट ऑल्सो गो इनटू द कॉजेस
कि व्हाई नक्सलिज्म इज क्रिएटेड, व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेज, इस पे भी रिसर्च होना चाहिए। ये हमारा मानना है। जैसे हमने पंजाब में रिहैबिलिटेशन किया, वैसे नक्सलियों का भी रिहैबिलिटेशन हुआ है और मैं उस चीज को वेलकम भी करता हूं। लेकिन हम लोगों को जो 12 साल से सर बिना किसी गलती के अच्छी पार्टियां, 35 साल बंगाल में हम थे, 10 साल मणिपुर, 20 साल त्रिपुरा, इतने साल केरल, होम मिनिस्टर हमारे रहे हैं इंद्रजीत गुप्त, उसके बावजूद जब आप खड़े होकर के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, हम लोगों को एंटी नेशनल, एंटी कंट्री कहते आए हैं, 12 साल से प्रूव करने की कोशिश कि पता नहीं कहां से कौन सा पैसा हम लोग ले रहे हैं, तो हमारा यह मानना है कि प्राइम मिनिस्टर जबरदस्ती ये दिमागी नक्सल शब्द ला करके हमें ही टारगेट कर रहे थे। और सुन लीजिए सर, जैसे कॉकरोच विवेक जी, आपने कहा कि आप ही को टारगेट कर रहे हैं, 3-4 चीजें हैं सर। विवेक जी देखिए, आप तो एंटी नेशनल है नहीं, ये तो मैं जानती हूँ। आप तो हमारे डिबेट्स पर आते हैं, बात रखते हैं, और भारत में क्या आम लोगों के बीच मैं और आप ये बात करेंगे कि आप नक्सली हैं या आप विभाजनकारी हैं? बड़ी स्पष्ट मुझे लगता है, अगर किसी तरह से कोई बात रखी गई, हर्षवर्धन जी मैं आपके पास आ रही हूँ, प्रधानमंत्री जब दिमागी नक्सल कहते हैं, उस पर जब पी चिदम्बरम का बयान आता है तो किरण रिजिजू आते हैं और वो कहते हैं कि भाई 3-4 चीजें हैं और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अराजकता फैलाने की बात कही, जो देश में अराजकता फैलाकर देश को तोड़ने की बात करें, उसमें 370 की इच्छा रखने वाले भी हैं। तो फिर इस देश में तो बहुत से लोग ऐसे हैं अभी जो 370 चाह रहे हैं कि वापस आ जाए। देखिए, मैं तो सचमुच इस तरह की डिबेट में थोड़ा सा मन से व्यथित हो जाता हूं। जब कोई कहता है कि हम एंटी नेशनल नहीं हैं, तो भाई देश में कोई किसी को एंटी नेशनल नहीं कहना चाहता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप दिमागी नक्सल हैं, नक्सल को तो मुख्य धारा में लाया जा सकता है। और विवेक जी को पता होगा ही, पढ़ते लिखते रहते हैं, जानकारी तो इनको है ही, जिनके हाथ में आपकी विचारधारा ने बंदूकें दे दी थी, जिनके घर परिवार के लोग मतलब क्या ही कहें कितने बुरे हाल में थे, उनको इसी सरकार ने बातचीत करके मुख्य धारा में लेकर आए। अभी क्या बढ़िया वो अपने पारंपरिक परिधानों के साथ फैशन शो में थी, अभी क्या बढ़िया वो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अभी क्या बढ़िया वो अपना काम कर रही हैं, अभी वही लोग सुरक्षा के उसमें जो फोर्स होती है उसका हिस्सा है, लेकिन वो मुख्य धारा में आए। लेकिन जरा सोचिए, जो दिमागी नक्सल अपने को कह रहे हैं वो तो तय करके कह रहे हैं ना। और इससे बचिए विवेक जी, कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि आप चीन के साथ खड़े हो जाते हैं, कई बार आपको मैं कहता हूं कि आपके साथ कहां वो प्योंगयांग कौन सी जगह वहां चलेंगे, लेकिन ये सब हंसी मजाक की बात है। भारत को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हो जाए और आप लोग उस पर भी कोई कवर फायर देने का तर्क निकाल लाते हैं, आप उस पर निकाल लाते हैं। अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बच्चे नाराज हैं इसलिए नया टर्म आया है। नक्सल आतंकवादी नया टर्म है? कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, उनकी हत्या कर दी गई बस्तर के जंगलों में। कितने सिपाही वहां जाते हैं, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। आप जरा उनके किसी के परिवार से एक बार मिल के आंख मिला के बात करके देखिए। हर कोई गुरमेहर कौर नहीं होता है कि मुझे आतंकवादियों ने या पाकिस्तान ने मेरे पिता को गोली नहीं मारी हो तो गोली से मर गए। किसी को इस तरह से राजनीति का चस्का नहीं चलता है, इस तरह का दिमाग नहीं घूमता है किसी का। लोग देश के साथ होते हैं और देश को समझना है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तो आपको दिमागी नक्सल कहने पर गर्व होगा। दिमागी नक्सल देशद्रोही विचार है, आप उससे बाहर आइए विवेक जी, या दूसरे लोग भी जो है। चिदम्बरम ने जो किया वो राजनीतिक वजहों से कर रहे हैं, वरना इन्हीं चिदम्बरम के इशारे पर नक्सलियों के खिलाफ फोर्स वहां लगी हुई थी। इसको समझिए। डीजीपी से कुछ कहना राजनीतिक वजहों से ये मत कीजिए, आप देशद्रोही जैसा मत साउंड कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को एंटी नेशनल कहना ठीक नहीं, बिल्कुल किसी का व्यक्तिगत विचार भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं सर, और किसी को भी मैंने अभी कहा कि मेरे जितने भी मेहमान हैं सब सम्माननीय हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक चर्चा, एक बहस हो सके। और इसमें इस बहस में अगर विवेक जी कह रहे हैं कि उनको एंटी नेशनल कहा गया है, मैं तो कहती हूँ कि भाई वो एक अलग अलग मत है और उन सबको एक मंच पर रखने का काम हमारा है। लेकिन उसी के साथ साथ ये देखना भी जरूरी है कि कौन सा ऐसा भाव है जो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाएगा। डीजीपी सर कुछ कहना चाहते हैं? डीजीपी सर जल्दी से कहिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपके बात के साथ खत्म करूं। केवल एक वाक्य, विवेक जी ने अपने ओजस्वी वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया कि वो परम
देशभक्त हैं क्योंकि उन्होंने नक्सलवाद की निंदा की और उससे असहमति व्यक्त की। तो ये तो स्वतः स्पष्ट है कि उनसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है। मुबारक हो विवेक जी, जो मेरा हृदय कह रहा था आपने उसका तर्जुमा व्यक्तिगत रूप से कर दिया। जय हिंद। देखिए, जय हिंद आपने कहा, और मैं बस ये कहूंगी कि जब जय हिंद कहते हैं तो जिस भावना के साथ हम कहते हैं वो भावना रखने वाला हर व्यक्ति देशभक्त है, सच्चा देशभक्त है, तो इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला ऐसे जगह पहुंच गया है जहां पर हम नक्सलवाद को थोड़ा हल्का कर देख रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।